वेलकम बैक नाज़रीन, और चलते हैं अगले सवाल की जानिब। तो जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही है बाप का, फ्रेंडली अपोजिशन का और हुकूमती ऑल्टरनेट का, कि शायद पीपल्स पार्टी जो है वो अब ऑल्टरनेट चुन लिया है किसी बाप ने। तो पहले तो ये बाप कौन है, ये ज़रा वजाहत कर दें वहीद आलम साहब, और फिर चलते राजा साहब की जानिब और उनसे जानते क्या वाकई ऑल्टरनेट चूज़ कर लिया है। देखें, बाप ना एक सियासी पार्टी का है जिसे BAP कहते हैं। ये उसको बाप कह रहे हैं, और बाप का बाप जो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि जो लोग इन लोगों को वहाँ सेनेट में लेकर आए, जिनके ज़ेरे परस्ती वे चल रहे हैं, वो बाप है। बाप के बापों ने, वो सब लोग जानते हैं, आप भी जानती हैं वो कौन है, ये उन्हीं को वो कह रहे हैं। ओके, चलते हैं राजा साहब की जानिब, उनसे जानते हैं क्या वाकई ही मुतबादिल चुन लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ना तो यहाँ ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ जमहूरियत है। मुतबादिल जब भी चुनना है इस पब्लिक ने, अवाम ने चुना। अवाम जो थी उसने मुतबादिल चुना, और प्राइम मिनिस्टर साहब अवाम की वोटों से जीत के, अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बार-बार किसी बात का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर आई है और अवाम के वोटों से जीत कर आई है। और ये जो कह रहे हैं बाप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है जी, और वो अपनी पार्टी से नाराज लोग थे, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार अपनी वोट की शक्ल में दिया, और वो उनका जमहूरी हक है। और अगर कोई बाप था, अगर किसी भी जमात का कोई बाप था, तो वो जिलानी साहब को शायद ये भूल गए हैं, ये ज़ियाउल हक साहब को शायद भूल गए हैं। वो सारे जो थे वो उन्होंने किसकी परवरिश की, किसकी गोद में बैठे रहे, उनकी गोद में कौन बैठता था, वहां से निकल कर ये लोग आए हैं और ये जमहूरियत की बात करते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान साहिब वाहिद लीडर हैं जो 26 साल से अकेले चले थे। उन्होंने पब्लिक का सहारा ढूंढा, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का सहारा लिया, और अल्लाह की मेहरबानी से 25-26 साल के बाद उनकी जो जदोजहद थी, जमहूरी जदोजहद, वो कामयाब हुई, और बगैर किसी सहारे के वो अवाम की वोटों से मुंतखब हुए। और यही तकलीफ है तमाम जमातों को। और ये जो बार बार बात करते हैं, मैंने ये भी बताता चलूं कि कोई इदारा अल्लाह की मेहरबानी से हमारी गवर्नमेंट में सब के सब अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ये आज सबसे ज्यादा रोनाल्डो डालते हैं नैब का। ये नैब इनके दौरे हुकूमत में बनाई गई, माफ कीजिएगा, इन्हीं के दौरे हुकूमत में नैब के सारे नैब मुशर्रफ ने बनाई थी, कॉन्स्टिट्यूशनली जो पास हुआ आपका जो था ना सरपरस्त, उसने बनाई थी। मैं आपकी दफा बोला नहीं था वहीद आलम साहब। जी प्लीज खामोश है ना, सॉरी, प्लीज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने जो अमेंडमेंट्स की नैब के हवाले से, उस वक्त ये एक जमात अपोजिशन में थी, एक जमात बरसर इक़्तिदार थी। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए वो सारा कुछ ऑर्डिनेंस लाए थे। ये तो सोच भी नहीं रहे थे कि कोई और जमात इस मुल्क में इक़्तिदार में आई। तो खान साहब के गवर्नमेंट में आने के बाद 95% करप्शन के केसेस जो थे वो पिछली हुकूमत के इनके केस बनाए हुए थे जी। तो उसमें खान साहब का कहाँ से रोल आ गया। और अगर वो ये चाहते हैं, अगर वो ये कहते हैं, इन्होंने कहा कि हमारे मिनिस्टर जो थे उनको चेंज किया गया इस बिना पर कि वो करप्ट है, तो हमने की तो सही। इन आज तक किसी भी साबका गवर्नमेंट में कोई एक मिनिस्टर मुझे बता दें जिसपे ऐसा करप्शन का चार्ज लगा हो, और उनको फेयर ट्रायल का मौका दिया गया। वो सब के सब गए, उन्होंने अपनी पोजीशन, जब उनकी पोजीशन क्लियर हुई तो दोबारा इंडक्ट हुए वो कैबिनेट में। अदरवाइज किसी भी गवर्नमेंट में अपने, और जबकि आप वो भी हमारी फिर मेजोरिटी है, हमारे पास उनकी तरह कंफर्टेबल 2/3 मेजोरिटी कभी भी नहीं रही, ना थी ना है। और इसके बावजूद हमने अल्लाह की मेहरबानी से ये साबित किया कि हमारा जो बयानिया था वो करप्शन फ्री पाकिस्तान का, उसमें हम खड़े हैं। चाहे उसमें हमारा कोई अपना हो, चाहे उसमें हमारे अपने कोई मिनिस्टर्स हो। इन्होंने फिर रईस साहब की बात की। जो भी सियासत में एक दूसरे को, मैं इस बात पर कायल नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैं बेशक गवर्नमेंट कई बेंचेस पर बैठता हूँ पंजाब असेंबली में, लेकिन हत्तल वसात कोशिश करते हैं कि हम अपनी जुबान से कोई ऐसी बात ना निकालें कि जो कल अपनी खुद बात कहते हुए भी शर्मिंदगी हो। चलो आपका पॉइंट आ गया राजा साहब। जो सियासत में गाली का कल्चर था, ये तो इन्होंने प्रूव किया, और ये सब कुछ कहते भी रहे। तो सियासत में हमेशा स्पेस रखनी चाहिए, और इतनी गुंजाइश जरूर होनी चाहिए कि आप एक दूसरे के सामने जमाएं तो शर्मिंदगी लेकिन ना उठानी ऑपोजिशन पड़े। जमातों का यही तो, जैसे आज पीडीएम वाले एक दूसरे के सामने आगे उठा रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन जमातों का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ लेके चलना ही नहीं चाहती, वो चाहती नहीं कि एक टेबल पर बैठ के बात की जाए।
किसको साथ लेके चलना नहीं चाहते? बाकी जो जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सब जमातें जो हैं, इनका कहना यही है कि देखिए ये सियासी ड्रामाबाजी इनको नहीं करनी चाहिए। एटस पे हाउस में ये सारे इकट्ठे हुए, आज ये मैं तो बात हिंदुस्तान अवामी पार्टी का ही जिक्र करूंगा, ये फेडरल में इन्होंने दिया, वोट दिया, फिर हम बारहा इनको कहते रहे कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए आप असेंबली में तशरीफ लाएं, बैठ के बात करते हैं, जो अमेंडमेंट्स आप चाहते हैं हम वो भी करने पे तैयार हैं, लेकिन इनकी एक ही रट थी कि हमारे खिलाफ जो केसेस हैं, अब आप किसी तरह जो इन्होंने बिल टेबल करने की कोशिश की, जो कि बड़ी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम के साथ, उस मुल्क के साथ ज्यादती होनी थी, वो ये चाह रहे थे कि हम ऐसा बिल लेके आए जिसमें नैब के पास कोई अथॉरिटी ना रह जाए। देखिए एक बात ध्यान में रखें, इमरान खान साहब ने पूरी जिंदगी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहना, या पाकिस्तान में जो भी जमातें हैं उनके जो भी लीडरान है सारी जिंदगी के लिए कोई इस पाकिस्तान में प्लानिंग करने नहीं आया। तो अब बहुत वक्त गुजर चुका है, हमें इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश को होते हुए अब कम से कम अगर कोई एक इंसान ये इस मुल्क को एक सनत पे डालना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि आने वाली नस्लों में जब आपके इलेक्शन हो तो फ्री एंड फेयर हो, आपका मुल्क करप्शन फ्री होना चाहिए। तो ऐसी कोशिश तो हमने बारहा की कि ये तमाम जमातें बैठे और इस पाकिस्तान के लिए सोच के हम लोग लेजिस्लेशन करें। लेकिन आप सब जमातें तो आपस में लड़ रही हैं, किए जाए, हमें एनआरओ दिया जाए, इनकी तो सिर्फ ये रखे जी। अवाम के इश्यूज पे तो कोई बात करता ही नहीं है ना। अवाम बेचारी तो ये कहने पे मजबूर हो गई है कि क्या हम घबरा लें। देखिए आप सीख करवा रही हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि महंगाई बहुत है, आप थोड़ा सा अगर इसको डीपली स्टडी करें, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म किया जाए कि गवर्नमेंट में, अल्लाह की मेहरबानी साहब ये देखिए कि 2.5 साल गुजरे हैं, 2.5 साल में 1 साल आपका पेंडेमिक का भी है जिसमें पूरी दुनिया ग्लोबली हर्ट हुई है, जिसमें हमारा मुल्क जो अंडरडेवलप्ड है वो ज्यादा हर्ट हुआ। अब उस और 70 साल में आपने पब्लिक के लिए किया क्या है? ऑप्टिक्स पे काम होता रहा, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन और पब्लिक परसेप्शन के लिए काम होता रहा, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि इस मुल्क के लिए हमने कुछ करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं अगर आज बैंक से अपने किसी कारोबार के लिए कर्जा लेना चाहता हूँ और मुझे 5-10 करोड़ रुपया वो बिजनेस के लिए दे देते हैं, तो मैं आके उससे महंगी गाड़ियां खरीद लूं, मैं अपने बच्चों को गाड़ियां खरीद के दे दूं, अपने लिए महल वगैरह खरीद लूं, तो मैं लेकिन कर्ज तो हम अभी ले रहे हैं ना, लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही। कर्ज तो हम अभी ले रहे हैं ना, IMF की अगली इंस्टॉलमेंट आ चुकी है। आप ठीक फरमा रही हैं, हम इंशाल्लाह भी डिटरमिन्ड, हमारी गवर्नमेंट भी डिटरमिन्ड है। आपको पॉइंट आ गया जी, आपको पॉइंट आ गया। चलते माजिद अली की जानिब और उनसे जानते हैं, आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑल्टरनेट पीपल पार्टी चुन ली गई है या नहीं? लेकिन ये तो कहना कब वक्त होगा, आगे देखें क्या मामला करते हैं। PDM अगर एक दूसरे के साथ इत्तेहाद करके चलेगी तो इनके लिए बहुत फायदेमंद। तो PDM इत्तेहाद में ही ये मुमकिन है जी? आप इस ये जो बात कही जा रही है, इसको PDM इत्तेहाद के बाद ही मुमकिन देखते हैं? जी बिल्कुल। चलिए जी, कादिर साहब एक इंसाफ की बात कर रहे थे, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब माशाल्लाह हैंडसम है और अवाम जो है वो महंगाई की वजह से मर गई है। वो एक आटा चीनी कमीशन बना था, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक कियानी साहब थे, मेडिसिन 300% महंगी हो गई, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। इंसाफ का नारा लगाया जरूर गया था, लेकिन इंसाफ उस तरह से मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आपको पॉइंट आ गया। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। डस्का इलेक्शन की तैयारियां बड़ी ज़ोर शोर से जारी हैं। अभी मुझे प्रोग्राम के लिए गेस्ट अरेंज कर रहे थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सब चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, दोनों ही पूरे ज़ोर शोर से तैयारियां कर रही हैं डस्का इलेक्शन की। तो जानते हैं वहीद आलम साहब से कि क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं और क्या इस दफ़ा आपकी जीत होगी? देखिए, डस्का इलेक्शन तो पहले भी हम जीते हुए थे। आप पूरी डिटेल उठाकर देख लें, उन डिटेल्स को ना देखें और वो भी देख लें, वो भी देखी गई है क्या हुआ है, किस तरह इन्होंने उनको जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको अगवा कर लिया, दूसरी जगह पर ले जाकर आधे घंटे का रास्ता था वो 14 घंटे में तय किया और रिजल्ट्स बदले गए, खून हर जगह पर फायरिंग की गई, लोगों को रोका गया
वोट डालने से, ये सब कुछ होने के बावजूद वो हम जीत रहे थे, लेकिन जब बंदों को ही अगवा कर लिया गया और उनके नताइज तब्दील कर दिए गए, और ये सारी फैक्ट फाइंडिंग इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुका है। ये को मैं नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, वो लोगों ने जो देखा, जो मीडिया ने दिखाया, और ये वो बात है जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये जमा कराई। बहरहाल 10 तारीख को इलेक्शन है, इंशाल्लाह आप देखेंगे। नहीं, पिछली दफा तो धांधली हुई, मान लिया गया, अगर इस दफा भी धांधली हुई तो क्या करेंगे? नहीं, वो तो देखें, ये तो आने वाले दिन बताएंगे ना कि क्या होता है। अगर नजर आता है उसी तरह जैसे पहले हुआ था कि जगह जगह फायरिंग की गई, लोगों को वोट नहीं डालने दिए गया, प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा कर लिया गया, अगर ऐसी ही बातें आती हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून एहतजाज करेगी फिर से। ऑफ कोर्स कोई भी करेगा, ये तो एक बंदे की बात नहीं है, एक पार्टी की बात नहीं है, ये तो वोटर का हक है, उसको भी एहतजाज करना चाहिए। जब को जिसको वोट डाला है निकले कहीं और से या उसका वोट छीन लिया जाए इस तरह, उसका भी हक है एहतजाज करना। कबूल नहीं किया जाएगा और फिर से एहतजाज होगा तो आप बाबा देखिए, बात ये उस वक्त है जब ऐसे हालात पहले थे। अगर वैसे हालात होते हैं, पहले आपने देखा नहीं कि जगह जगह आप पूरा मीडिया दिखा रहा था कि फायरिंग हो रही है, कौन कर रहा है? वो सब इनके लोग तो नजर आ रहे थे कि ये वो फलां आदमी है, ये फलां आदमी है, ये फलां आदमी है। वो मैं तो नहीं था, उनको जो उठाकर लेके गई है। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा कि हमने एसी को फ़ोन किया, हमने डीसी को फ़ोन किया। इसका मतलब है कि एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व उसमें। वो क्यों? कि हुकूमत वक्त जो है वो उनको कह चुकी थी, उनके कहने के मुताबिक वो ये काम कर रहे थे। अगर नहीं करेंगे और इलेक्शन को आराम से सुकून से होने देंगे, वोटर खुद आराम से जाकर उसमें वोट डालेगा, तो किसी को क्या ज़रूरत है कि एहतजाज करे कि ये इलेक्शन हुआ या नहीं हुआ या गलत हुआ। ये जब नज़र आता है तो कहा जाता है, जब नज़र नहीं आता और साबित नहीं होता तो नहीं कहा जाता। चलें जी, PMLN की तैयारियां तो आपने बता दी, जानते हैं हुकूमत की तैयारियां क्या हैं। तो राजा साहब, क्या तैयारियां चल रही हैं इलेक्शन के लिए? देखिए, अल्लाह की मेहरबानी से हमारी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हैं, हमारे वोटर बड़े डिटरमिन्ड हैं, पुरजोश हैं। और यहाँ ये भी आपको बताता चलूँ, ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये हुआ है। ये साफ फरमा रहे थे जालिम साहब कि जनाब हमारे दौर में इदारे आजाद नहीं, तो पूरी दुनिया ने देखा। चाहे मैं उस बहस में नहीं पढ़ता किसने की किसने नहीं की, वहाँ क्या हुआ, लेकिन पूरी दुनिया ने ये तो देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो स्टैंड था, जो गवर्नमेंट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रही थी, उसने गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं किया और उसे साबित किया कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। तो आपने उसको कह दिया कि इस इलेक्शन कमीशन को जो है वो कर दे। आपकी कुर्सी के अंदर कुछ है तो नहीं है जो आपको बैठने नहीं दे रहा? मैं आपकी बात में बोलता नहीं हूँ, तो आप भी सबर से बात चलिए आप अपनी बात कंप्लीट करें राजा साहब। तो इसलिए जो इलेक्शन कमीशन आजाद था उसने कोर्ट ने फैसला दे दिया, कल इलेक्शन होने जा रहा है। आप लिख लें ये बात, इस पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होगा, जहाँ कहीं भी इलेक्शन होगा, जहाँ नून लीग हारेगी वो उस इलेक्शन को कभी तस्लीम नहीं करेगी। वो कहेगी यहाँ धांधली हुई, यहाँ ज्यादती हुई। हालांकि अगर किसी ने सिलेक्शन करनी होती, इन सबको ये बात कहते हुए पता नहीं क्यों नहीं अंदर से एहसास उठता कि आपके अपने लोग असेंबलियों में मौजूद हैं। अगर मेरे पास सिलेक्शन का इख्तियार होता, मैं सिलेक्टर होता, तो मुझे फिर 2/3 मेजोरिटी मैं ले लेता। मैं क्यों इस बगबकारा में जाता कि जी इसलिए, और पूरी दुनिया को पता था, आपकी जितने इंडिपेंडेंट उस वक्त के लोग थे उन सारों ने ये तजिया किया हुआ था कि नून लीग यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट से हारेगी। वो मैंने नहीं किए हुए थे, द राइटिंग वाज ऑन द वॉल। ये तो क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं आ सके, तो इसलिए इनके लिए इलेक्शन जो है राजा साहब खून बहाया गया था, 3 लोगों का वहाँ पे कत्ल भी हुआ। 10 का इलेक्शन जो लास्ट रहे उनमें कत्ल भी हुआ, खून बहाया गया। तो एक इलेक्शन के लिए इस तरह कत्ल होना, खून बहाया जाना, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी गायब थे नून लीग के मुताबिक। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये पोलराइजेशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए और हमें इस कल्चर को बिल्कुल फ्लोर नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या वो वन साइडेड फायरिंग हो रही थी? आप जानती हैं, ये तो मॉडल टाउन वाले लोग हैं, इन्होंने तो वहाँ हमला औरतों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। आज तक वो इंक्वायरी पेंडिंग चली आ रही है और ये वो जुल्म करके भी बड़ा दीदा दलेरी से फिरते हैं। तो इन्हीं के लोग, राना सनाउल्लाह इज नोन फॉर दिस। पूरी दुनिया जानती है कि वो बदमाशी के बादशाह हैं। वो अपने साथ गुंडे लेकर गए और वो चाहते थे कि खून खराबा हो और एक सीन क्रिएट हो, जो उन्होंने किया। और जब आप इलेक्शन की हीट पे होते हैं तो आपके इख्तियार में चीजें नहीं रहती। आपके कारकुन इतने पुरजोश होते हैं, इलेक्शन का दिन होता है, चाहे आप एक तरफ से हो तो हर उसका रिएक्शन होना ही होना होता है।
اور یہ از ویری انفارچونیٹ فار پاکستان. مجھے ان خاندانوں چاہے وہ کسی بھی جماعت کے تھے جو مرڈر ہوئے, بطور حکومت آپ لوگ بطور حکومت آپ لوگ کچھ اس طرح سے کچھ کر رہے ہیں کہ اس طرح کے حادثات یا اس طرح کی چیزیں دوبارہ اس دفعہ سے نہ ہوں, چاہے وہ آپ کی طرف سے ہو یا اپوزیشن کی جانب سے ہو؟ جی بالکل جی, ہماری گورنمنٹ نے, پنجاب گورنمنٹ نے, ہمارے وزیر اعلیٰ نے سختی سے ایڈمنسٹریشن کو کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی, چاہے حزب جماعت کے رکن ہو, چاہے اپوزیشن ہو, چاہے کوئی بھی ہو, کسی کو بھی اس دفعہ انشاءاللہ ان الیکشنز میں کوئی غیر جمہوری اقدام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور بڑے اسٹرکٹ آرڈر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی کہ اگر انتظامیہ کا کوئی بندہ بھی, کیونکہ اپنی آج تک کچھ لوگ ان کے بڑے ہمدرد ہیں, ان کو بھی میسج دیا گیا ہے کہ اگر ان الیکشنز میں کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو نہ تو ان کی سیٹ کا خیال کیا جائے گا, نہ اور کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. تو آپ انشاءاللہ اس دفعہ یقین رکھیں کہ بالکل اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی آتا ہے تو کیا تحریک انصاف قبول کر لے گی؟ حکومت آپ کی ہے تو دھاندلی کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی, ہم نے تو پہلے بھی قبول کیا, ہم تو کورٹس کی ہر فیصلے کو مانتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ عوام اس الیکشن میں ہمارے خلاف فیصلہ لیتی ہے, جبکہ یہ سیٹ پچھلی دفعہ جنرل الیکشن میں ہم بڑے مارجن سے ہارے تھے اور اس دفعہ تو مارجن بھی بڑا قریب لے گئے اور یہ اپنا گڑھ سمجھتے ہیں اس علاقے کو, ہم پھر بھی ہر عوام کے فیصلے کو قبول کریں گے. لیکن ان سے پوچھ لیں, یہ کبھی, میں آپ کو آج پھر اپنی بات دہراتا ہوں, میں آپ کو سگنیچر کر کے دے دیتا ہوں کہ نون لیگ کسی اس الیکشن کو نہیں مانے گی جہاں ان کا بندہ نہیں جیتا. آپ کو پوائنٹ آ گیا. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ تو کہتی ہیں کہ وہ باہر جانا ہی نہیں چاہتی ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں جانے نہیں دوں گا, تو یہ جانے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ چلتے ہیں وحید عالم صاحب کی جانب پر, ان سے جانتے ہیں. جی, بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ازمپشنز ہیں, وہ جانے نہیں دے رہے, وہ جانے دے رہے ہیں, وہ نہیں جانے دیں گے, یہ سب سیاست ہے. کہ وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کلیئر کٹ کہہ چکی ہیں کہ میں نے نہیں جانا, نہ میں نے اپلائی کیا اس کے لیے, مجھے ان کی طرف سے نہیں چاہیے. ابھی تک تو یہ اپنی سیاست ہو رہی ہے. وہ فردوس عاشق اوان صاحبہ بولتی ہیں, وہ دوسرے شہباز گل صاحب بولتے ہیں, وہ سب بولتے ہیں, اسی طرح یہ چل رہا ہے. وحید عالم صاحب, لیکن جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کی ناکامی کو مریم نواز کی ناکامی سمجھا جا رہا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ پی ڈی ایم کی ناکامی؟ یہ ایک تحریک کا نام ہے, یہ چل رہی ہے. اب کمال کرتی ہے. ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید حمزہ شہباز اب پارٹی کو لیڈ کریں گے. نہیں, بات دیکھیں, وہ سب لوگ یہ سب نا یہ لفاظ ہی ہے شروع سے لے کر. قائد محترم جب پہلے گھر گئے میاں نواز شریف صاحب کہ کوئی واپس نہیں آئے گا, سیاست ختم ہو گئی, یہ ہو گیا, واپس بھی آئے, سیاست بھی کی, وزیر اعظم بھی بن گئے. دیکھیں, حمزہ شہباز شریف صاحب ہمارے پنجاب کے چیف حزب اختلاف ہیں اور ہماری پارٹی کے وہ نائب صدر بھی ہیں. اسی طرح مریم نواز صاحبہ بھی, وہ بھی نائب صدر ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہماری پارٹی کے قائد ہیں اور چیف حزب اختلاف قومی اسمبلی میں ہیں. نہیں, لیکن اب جب حمزہ شہباز صاحب جیل تھے, شہباز شریف جیل میں تھے, تو ساری جو معاملات تھے پارٹی کی وہ مریم صاحبہ ہی دیکھ رہی تھی. آپ کو کس نے کہا کہ وہ دیکھتی تھی؟ پوری جو کیبنٹ ہوتی ہے, جو ہماری کمیٹی ہوتی ہے, ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے, تمام باتیں سب کرتے ہیں, لیکن کمیٹی میں فیصلہ جاتا ہے, کمیٹی پھر فیصلہ کرتی ہے اور کمیٹی پھر آگے چلتی ہے. ابھی بھی پی ڈی ایم کے ساتھ بھی جو معاملہ طے ہوتے ہیں نا, پہلے ہماری اپنی جو کمیٹی ہے وہ طے کرتی ہے, پھر ہم ان کے مولانا فضل الرحمان کے گوش گزار کرتے ہیں کہ جی یہ مسلم لیگ نون کا آپس میں جو ہماری پارلیمانی کمیٹی تھی یا ہماری جو ایگزیکٹو کمیٹی تھی اس میں یہ طے ہوا ہے. اب آپ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں, آپ دوسری پارٹیوں سے پھر رائے لے لیں. یہی طریقہ کار ہوتا ہے اور یہی چلتا ہے. چلیں وہی صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. چلتے راجہ صاحب کی جانب ان سے جانتے ہیں کیا یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ میں نے جانا نہیں اور خان صاحب کہتے ہیں میں نے جانے نہیں دینا. تو یہ باتیں دونوں طرف سے کیوں ہو رہی ہیں؟ جب جانا ہی نہیں چاہتی مریم نواز صاحبہ تو کیوں تحریک انصاف کی جانب سے یہ باتیں آتی ہیں کہ ہم جانے نہیں دیں گے؟ دیکھیں جی, گزارش یہ ہے کہ میاں صاحب بھی یہ فرماتے تھے اور میاں صاحب نے جو اپنی بیماری کو جس طرح گلوریفائی کیا پوری قوم نے دیکھا. وہی عالم صاحب نے بھی بڑے قابل احترام ہیں, یہ فرما رہے تھے کہ خان صاحب نے ان کو جانے دیا. یا تھوڑے سے تو پلیز حقائق پہ بات کر لیا کریں کہ کورٹ نے اجازت دی. اب کیونکہ یہ کورٹ میٹر ہے, انہوں نے خود تسلیم کیا تھا کہ میں نے باقی لوگوں کو پھر آپ بول رہے
रहे हैं बोल रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं ना। अदारों ने बिल्कुल दिया, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम किया इस बात को। इनकी कुर्सी चेंज करें, कुर्सी में कोई मसला नहीं। अच्छा, गुजारिश ये है कि मरियम साहिबा, ये इनको शायद इल्म ही नहीं है कि मरियम साहिबा सर तोड़ कोशिश कर रही हैं। कल मियां लतीफ साहब ने भी एक नेशनल टीवी पे ये फरमाया कि हमारे मुज़ाकरात जहाँ होने चाहिए वहाँ जारी हैं, हमारे से मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो शेख रशीद साहब ने भी कहा कि ईसीआई से नाम निकालने की दरखास्त तो आई नहीं, तो ये मामला कहीं और तय हो रहे हैं। देखें, ये अपनी मिन्नत की हद तक मिन्नत कर रहे हैं कि किसी तरह, देखें इनके तो वो मियां जुबैर साहब जाके मिले और फिर उसका डिनाइल दिया उन्होंने कि मैं तो गया ही नहीं, और फिर बाद में कुछ कहा कि मेरे तो क्लास फेलो थे। तो इनके पास झूठ के बयानी के अलावा कुछ नहीं है। और ये जो फरमा रहे थे कि हमारी जमात में कोई मसला नहीं है, मुझे एक बात बताइएगा, ये बड़ी मैं लॉजिकल बात करने लगा हूँ आपसे, कि मरियम साहिबा जो सिसिलियन माफिया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके बयानी को उन्होंने बड़ा जबरदस्त कोट किया जब उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ तो आप लोग निकले और मेरे साथ चले। ये कहीं नहीं होता। और अगर मान भी लें तो जब हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ साहब जो पिछले 1.5 साल से नैब की अदालतों में तारीखें भुगत रहे हैं, तो वहां कारकुनों को जाने से क्यों रोका गया? ये शरीफ आदमी है, शायद नहीं पता होगा, मेरे इल्म में तो ये तक भी बात है। और इसका एनालिसिस आप मेरी बात के बाद निकाल लीजिएगा कि मरियम साहिबा की तरफ से इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कि तस्वीर भी बड़ी सिर्फ मेरी और बड़े मियां साहब की होगी, हमजा शहबाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की तस्वीरें भी गायब करा दी। लेकिन अब तो खबर आ रही है ना कि मरियम नवाज साहिबा को बाहर इसलिए भेजा जा रहा है कि अब शायद हमजा शहबाज पार्टी को लीड करेंगे। देखिए, आप सिर्फ एक बात, कोई सदाकत है अल्लाह की निमत, हमें तो कोई मसला नहीं है। हम 5 साल भी पूरे करें, अगले 5 साल भी आप देखिएगा पीटीआई की गवर्नमेंट होगी। बिलावल भुट्टो ने इनको कहा कि हम तरीके अदम एतमाद लाते हैं, उन्होंने कहा कि सवाल नहीं पैदा होता, हम एक छोटी जमात के बंदे को कैसे वज़ीर आला बनने दें, वही तो समझ नहीं वो कैसे बना रहे थे। तो उन्होंने फिर इनको कहा कि ठीक है, उन्होंने ऑफर किए जो भी खुद फरमा रहे थे भाई जालिम साहब कि हमारे चीफ कोई नहीं होता, कायदे इख्तिलाफ होते हैं। तो कायदे इख्तिलाफ है पंजाब में, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी आपकी पंजाब में, पंजाब असेंबली में आपकी सेकंड लार्जेस्ट नुमाइंदगी है। तो बिलावल ने तो कहा कि ठीक है, हम तरीके मुतमाद लाते हैं, आप हमजा को नामजद कर दें। तो इनके तो हर तरफ ये क्या पॉलिटिकल कार्ड खेल दिया बिलावल साहब ने। तो गुजारिश करता चलूं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं बैडली एक्सपोज्ड नेशन, और उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान साहब जो है वो ठीक है। मेरे भाई जो माजिद साहब वहां तशरीफ रखते हैं, उन्होंने कहा ये चीजें नहीं हुई, लेकिन उनको ये भी बताता चलूं कि 2.5 सालों में बहुत कुछ हुआ है जो अनप्रेसिडेंटेड था, जिससे पहले पाकिस्तान में इसकी नजीर नहीं मिलती, इसकी तारीफ नहीं थी, जो इमरान खान साहब कर रहे हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। बहुत जल्द आप बैठी हैं ना, मैं आपको खुशखबरी देता हूँ, इस साल इंशाअल्लाह, चाहे आप नून से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी हैं, हर कुंबे को हम हेल्थ कार्ड देने जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट हेल्थ कार्ड देने जा रही है, 7 लाख रुपया हर कुंबे को मिलेगा हेल्थ की शक्ल में, उसको हेल्थ की सपोर्ट मिल सके। ये इससे पहले कभी ये चीजें नहीं हुई। आपने बैठक की तरफ ध्यान दिया, हेल्थ की बात हो रही है तो कोरोना पे भी बात कर लेते हैं। हेल्थ की बात हो ही रही है तो पंजाब में तो कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, कोई कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। देखिए, ये जिम्मेदारी पूरी दुनिया में सबसे पहले हमने अपने अंदर डालनी है। हम एसओपीज की अपनी ख्याल नहीं कर रहे, हमारा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ने एडमिट किया, WHO ने एडमिट किया कि पाकिस्तान इज डन अ मार्वेलस जॉब, मतलब एक कमाल का काम किया पिछले जो हमारी वेव थी 2, उसमें कि हमने गरीबों को भी सपोर्ट की, हमने अल्लाह की मेहरबानी से यहाँ कारोबार मईशत को भी। चलिए राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया, प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया। इस दफा भी हमारे ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने खुद अपना ख्याल भी करना है। गवर्नमेंट से जो हो सकता है वो कर रही है, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल हम लोग लॉकडाउन नहीं कर रहे। चलिए राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया, और जाते जाते हम लोग माजिद साहब की जाने चलते हैं, उनसे पॉइंट जानते हैं इस हवाले से कि कोरोना एसओपीज़ के हवाले से गवर्नमेंट को ऐसा क्या करना चाहिए कि अवाम उस पर अमल करे, क्योंकि एसओपीज़ बता तो दी गई हैं लेकिन अवाम उस पर अमल नहीं कर रही। देखिए जी, जहाँ तक
عوام کا تعلق ہے تو اس میں حکومت کو بھی جو ہے وہ اپنی پوری ذمہ داری نبھانی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، ایس او پی کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیں جب تک ہم خود اس کو جو ہے نہیں سمجھیں گے اس بات کو، تو آپ کو کوئی بھی زبردستی جو ہے وہ عمل نہیں کروا سکتا. یہ ہماری اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے، عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سمجھیں، اور حکومت اپنے جو ہے وہ فرض ادا کرے، اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ نگہبان.